की बात थी, उनका फैसला ये है कि हम लोगों को आपस में ही लड़वाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर उन्होंने महबूबा जी को ये बोला होता कि आप ये सारी सीटें हमें दे दीजिए, 6 की 6, या कश्मीर की तीनों सीटें, तो मुझे मतलब हमें पार्टी में जो लगता है, जब महबूबा जी से मेरी बात हुई अभी तक, वो ये है कि वो शायद तीनों सीटें कश्मीर की इनको दे देती। लेकिन इनका ये कहना, ये एरोगेंस से कहना कि ये जमात कहीं है ही नहीं, इनका वोट नहीं है, बाइकआउट की सिचुएशन में जो वोट पड़े उससे कहना कि हम नंबर 1 है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहीं जमीन पे नहीं है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग हर स्टेटमेंट पे, हर लीडर की बात पे नजर रखते हैं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लोग ही इन चीजों का जवाब देंगे। जैसे 2002 में इन लोगों को ये लगता था कि यही सब कुछ है यहाँ पर और कोई नहीं है, कश्मीरियों के पास कोई चॉइस नहीं है। आज फिर से वो वक्त आया जहाँ जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि यहाँ लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। उनको ये नहीं लगता है कि हमें लोगों से वोट मांगने, उनको लगता है हमें लोगों से एहसान करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये लैंग्वेज जो उनकी थी उसमें काफ़ी एरोगेंस थी, उसमें काफ़ी अहंकार था, उनमें काफ़ी घमंड था, और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग ही उसका जवाब देंगे। बाकी मैं ये बताऊंगा कि पीडीपी की तरफ से हम यूनिटी के साथ थे, हमारी नीयत ये थी कि कश्मीरी शुड बी यूनाइटेड एंड नो टू कश्मीरीज हैव अ रीजन टू फाइट। हमें ये लगता था कि इस वक्त एक साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा मुतनफिक है, परेशान है, और अगर 3 MP सीटें इनके पास थी तो इन्होंने क्या उखाड़ लिया, कहाँ पे बात की। जहाँ जहाँ कश्मीरियों के मसले हैं या मुद्दे हैं, जहाँ कश्मीरी को लिंच करते हैं, पकड़ते हैं, या कोई भी इशू उठता है, गाशराई का मसला था, तो वो तो पीडीपी के लोग महबूबा जी पार्लियामेंट में के बाहर उनने प्रोटेस्ट की दिल्ली में। तो जो भी मुद्दे उठते हैं, यहाँ तक कि फारूक साहब को जब ईडी की नोटिस आती है तो महबूबा जी बात करती है। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर में हर शख्स आज बोलता है कि बात कौन करता है, और पार्लियामेंट में किसी को भेजने के लिए अगर आपको वो आवाज़ का मसला है तो मुझे लगता है कि उससे महबूबा जी से बेहतर कोई आवाज़ नहीं है। तो इसलिए ये लोग क्लियरली दे वांट अ नैरेटिव जहां लोग आपस में लड़े, एंड दे वांटेड टू शिफ्ट दिस गोल पोस्ट के बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है वो अब पीडीपी और एनसी के खिलाफ है, उसमें ये लोग कामयाब हो गए हैं। देखिए पीडीपी से जितने लोग, पीडीपी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसपे सबसे ज्यादा सख्ती हुई है। 5 अगस्त से पहले, स्टेटहुड तोड़ने से पहले, 370 तोड़ने से पहले, 35 से तोड़ने से पहले, आज के इस कन्वेंशन में वहीदुर रहमान पारा ने 2-3 चीजों की तरफ इशारा किया। साल 2002 की उन्होंने याद दिलाई। वहीदुर रहमान पारा का कहना है कि तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह भ्रम था कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई जीत नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने बड़ी एरोगेंस के साथ ये बात कही है, बड़े तकब्बुराना तरीके से उन्होंने ये बात कही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब पीडीपी ने भी अब अपना पिच ले लिया, और पीडीपी अब चूंकि कुछ एक निशस्तों पर हम देख रहे हैं कि अगर अलायंस नहीं हुआ पीएजीडी के या इंडिया ब्लॉक के इन 2 तंजीमों के दरमियान, तो फिर श्रीनगर की निशस्त को हम जब बारीकी से देखते हैं तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बमुकाबला पीडीपी हो सकता है। तो क्या पीडीपी ने अब क्रीज पे आना शुरू कर दिया है? तो ये क्या इसी की अक्कासी कर रहा है? सनम एजाज हमारे एडिटर, सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, जानना चाहेंगे कि क्या आप इसे समझते हैं कि पीडीपी अब धीरे धीरे क्रीज पर आ रही है और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना निशाना बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया है? देखिए हिलाल, सियासत में नैरेटिव्स बिकते हैं, नैरेटिव्स चलते हैं, और जहां तक देखा जाए तो 5 अगस्त के बाद अगर कोई कश्मीर में नैरेटिव चलाने में कामयाब हुई है तो वो पीडीपी है। और फिर पिछले दिन जो उमर अब्दुल्ला ने उजलत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुप्कार अलायंस के हवाले से, और ये भी बताया कि हम तीनों निशस्तों पे, तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही पीडीपी को एक नैरेटिव देने में कामयाब हुई है, और लोगों में पीडीपी अब ये नैरेटिव भी चलाने में बड़ी हद तक कामयाब हो रही है कि उमर अब्दुल्ला का, जिस तरह आज भी वहीद परा ने बताया कि उमर अब्दुल्ला एरोगेंस है, वो एरोगेंस दिखा रहे हैं। और साथ साथ में अब तक जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दूसरी कुछ पार्टीज को बी टीम, सी टीम वगैरह कहती थी, पीडीपी ने बराह रास्त हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करना शुरू कर दिया, और इसको भी उसी बीजेपी की टीमों के खाते में गिनाना शुरू कर दिया। अगर जो इतना ऊपर नहीं आए, लेकिन लोअर लेवल पे जो पीडीपी का कैडर है अब वो बता रहा है कि यहाँ जो कुछ भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है
जो बीजेपी की उनके मुताबिक है उसमें उमर अब्दुल्ला का एक हिस्सेदार है और उस वजह से अब ये अलायंस यहाँ पे नहीं हुआ, यहीं हुआ। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आने वाले दिनों में जहाँ कोई उम्मीद थी कि कोई शायद अलायंस अभी भी बन सकता है, क्योंकि कुछ हल्के क्वार्टर्स ये बता रहे थे कि इंडिया अलायंस की जो लीडरशिप है उनका एक प्रेशर है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, पीडीपी पे, आ जाइए अलायंस करिए। अब वो टूटता, अब वो बिल्कुल बिखरता हुआ एक ख्वाब दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीडीपी ने भी अब इस महाज पे शुरुआत कर दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने की। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पीडीपी इल्जाम कर रही है, लगा रही है, जिनमें वो 87 के इलेक्शन लगा रही है, मिलिटेंसी लगा रही है, पोटा लगा रही है, कैच एंड किल लगा रही है, ये सारे अब वो अपनी महफिलों में, अपनी मजलिस में बताना शुरू करें। और इसका अगर इम्पैक्ट हम देखें तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि पीडीपी को एक नैरेटिव जो नया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया और उसमें वो कामयाबी हुए हैं। लेकिन पब्लिक इस चीज को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि पब्लिक के अंदर ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही है, क्योंकि कल तक तो ये कहते थे कि हम कश्मीर की एस्पिरेशंस के लिए ग्रेटर काज का नाम दिया गया था। अब ये किस तरह जाएंगे पब्लिक के अंदर, और चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कैसे वोट बटेंगे लोगों से, और फिर लोगों को तवक्कात क्या रहेंगी इन दोनों जमातों से? देखिए, एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि लोगों को दोनों जमातों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उस ऑप्शन में उनको नजर आया था कि कहीं मुत्तहिद हो जाएंगे। और लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि कहीं न कहीं एक बार ये सारी जो अपनी दुश्मनियां हैं, अपनी पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, वो एक तरफ छोड़ के गुपकार अलायंस के नाम पे कश्मीरी की बात करेंगे। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला ने पहल की, शुरुआत की, गुपकार अलायंस के हवाले से बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पब्लिक में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ जो है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। और पिछले कुछ वाक़ात जो हैं, चाहे वो जो दिल्ली के साथ अकार्ड्स हों, इलेक्शंस हों, रिगिंग हो कश्मीर की, ये सब कुछ अब लोग गिनना शुरू कर रहे हैं। तो इससे ये चीज़ हुआ है कि आम लोग जो चाहते थे कि हम इन दोनों पार्टीज को एक साथ देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो, पीडीपी भी हो, और ये दोनों, चाहे इवन के लोग कहते हैं कि नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, इनको 2 सीटें मिलनी चाहिए, पीडीपी को 1 ही मिलनी चाहिए, वो काफी है उनके लिए। तो अब उससे अवाम में हमदर्दियां जो हैं वो पीडीपी की तरफ ज्यादा होती जा रही है। आम हल्का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सोच समझ वाला तबका, वो पीडीपी को हमदर्दियां ज्यादा दे रहा है। लेकिन अब देखना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी जब इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात में जब वोट डलेंगे तो उसी वक्त ये पता चलेगा कि क्या पीडीपी इस चीज को कैश करने में कामयाब हुई है कि नहीं हुई है। सनम एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से बात करने के लिए और अपना नुक्ते नजर रखने के लिए, क्योंकि अभी दिल्ली बहुत दूर है इस एतबार से कि अगरचे सनम के कहने के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मौका दे दिया है लोगों को सोचने का, और पीडीपी को भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव अगरचे उन्होंने फराहम किया, लेकिन क्या पीडीपी उसको कैश करने में कामयाब हो जाती है, और पीडीपी की लीडरशिप उस पर किस तरह से काम करती है, और उसके बाद पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद क्या दोनों पार्टियों को एक साथ मिलने का, जो वो कहते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो एक तरफ, लेकिन पीएचडी तो अपनी जगह पर कायम है, क्या उसके बाद भी वो मिल सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा कि ये जो अभी ग्रीवेंसेस है, एक दूसरे पर तनकीद है, और उसके बाद जो नैरेटिव्स है, क्या ये सारे नैरेटिव्स वोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये 4 जून को ही पता चल सकता है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरअसल पीडीपी की आवाज दबाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी को दबाया जा रहा है, मकसद ये है कि अपने मंजूर नजर लोगों को पार्लियामेंट में ले जाना चाहते हैं। ये अमित शाह की तरफ उनका इशारा था। उन्होंने कहा कि अमित शाह साहब ABC टीमों को खड़ा करके जितवाना चाहते थे ताकि पीडीपी कश्मीर की आवाज पार्लियामेंट में ना उठाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है, पार्लियामेंट में पीडीपी की आवाज को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको खत्म करके अपने मंजूर नजर लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियां यहाँ तैयार की है, उनको पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। तो वो अलग बात है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा, इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा।
कि पहले जो हमारे मुल्क ने वादे किए थे उनको 2019 में नाजायज तरीके से सब कुछ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके खत्म किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है उसको भी खत्म करके अपने मंजूर नजर जो इनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम पार्टियों को यहाँ ताकत देना चाहते हैं, पीडीपी को खत्म करके जो इन्होंने किया, मतलब कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज ना पहुंचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया। मुझे इधर उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद से कोई मसला नहीं है, बल्कि बीजेपी को उन जमातों से मसला है जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है। उन्होंने कहा कि वरना बीजेपी के साथ वो जमातें भी हैं जो परिवारवाद का हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला ने कई एक मिसालें दी हैं। रामविलास पासवान की जो जमात थी उसका भी उन्होंने यहाँ पर इशारा दिया, और उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो ठाकरे परिवार है उसका भी उन्होंने इशारा दिया। सीट शेयरिंग को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहा कि आपको हमारे सीटों की बहुत फिक्र है। आपको क्यों ये फिक्र है? बाकियों को अभी ऐलान करने दो, हम सीट को लेकर या जो कैंडिडेट्स है उनको लेकर ईद के बाद देखेंगे। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ये सवाल बेहतर है आप कांग्रेस से। मैंने ये पहले भी कहा, बीजेपी को परिवारवाद पार्टियों से कोई मतलब आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति उन पार्टियों से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो परिवारवाद पार्टी क्या, जो बिहार में अभी उन्होंने चिराग पासवान के साथ दोबारा अलायंस किया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो पिछले दिनों अमित शाह साहब राज ठाकरे से मिले, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो ग्वालियर गुना से उनके अब मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है, और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूं। मुझे कोई मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं है कहने में। सर, कांग्रेस ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो देश पे एक जो है शेमलेस और एक बहुत चिंताजनक विषय है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक चिंताजनक विषय है और कैंसिल हो गया ना, वो कोई विषय नहीं रहा। सर, सीट को लेकर के क्या चल रहा है सर, क्या बात चल रही है? आपको हमारी सीटों पे क्या परेशानी है ना, आप बाकियों से पूछिए वो क्या कर रहे हैं। जब सही मौका होगा हम अपने सीटों का ऐलान कर लेंगे। सर, क्या लगता है मौका तो आ चुका है, ऐलान तो हो चुका है ना, तारीखों का ऐलान हो चुका है। मौका हमारे तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो पहले फेज का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हमारी 3 सीटें जो है 3rd, 4th और 5th फेज में है। अभी बहुत वक्त है ना, अब आप इंतजार करिए। इधर दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद चौधरी लाल सिंह आज जम्मू वापस पहुंचे, और जम्मू में एयरपोर्ट से ही उनका इस्तकबाल जो है वो करना अपने वर्करों की जानब से, कांग्रेस के कारकुनों की जानब से किया गया है। और माना जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह मुमकिन उम्मीदवार होंगे डोडा उधमपुर पार्लिमानी नशिस्त के लिए, और वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल हुआ। जम्मू के एयरपोर्ट से ही उसे जुलूस की सूरत में लाया गया। आते ही उन्होंने कहा कि अब तब्दीली आ गई है। आते ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे और मामलों का कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा मकसद है कि जम्मू की 2 नशिस्तें कांग्रेस जीते। उन्होंने कहा कि पीएम ऑफिस में जो जम्मू के वजीर ने कुछ नहीं किया, इसलिए उनका मुकाबला करना है। ये उत्साह नहीं, तब्दीली है। बहुत बड़ी तब्दीली होगी यहाँ। कांग्रेस के जितने भी अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये मुझे उस काउंट से कोई लेना देना नहीं। आई डोंट वांट टू एनी क्वेश्चन ऑफ दैट। हमें सवाल है कि ये दोनों सीट जीतने का। आप दोनों सीटें जीतेंगे, जम्मू की और उधमपुर की भी? बिल्कुल, उधमपुर की मैं। आपको शक है कोई एक कौन है उधमपुर के साथ? आपके सामने जो है एक बड़ा कैंडिडेट जो 2 बार सांसद रह चुका है और केंद्र में पीएम भी है। इसलिए अफसोस है उसने किया क्या। बेरोजगारी उसी जगह खड़ी है, क्राइम बढ़ा है, तबाही हुई है, और क्या चाहते हो? और करवानी है क्या? आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे खजल हो रहे हैं, नशा गली गली में गूंज रहा है।
इधर आज जम्मू के बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा उधमपुर पार्लिमानी निशस्त के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं और इस हवाले से उनके हमरा मरकजी बीजेपी और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सरकर्दा लीडरान भी मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक कन्वेंशन से या लोगों से खिताब भी किया और अपने खिताब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे मुखालफिन कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, मतलब कोई काम ही नहीं हुआ है, लेकिन सहूलियात हमारी सरकार के इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उधमपुर कठुआ डोडा वो पार्लिमानी हलका है जहां मोदी सरकार ने 3 मेडिकल कॉलेज दिए और इन मेडिकल कॉलेज में हमारे मुखालफिन के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। जो विरोधी है, चाहे वो राजनीति में, चाहे कोई मन चले दूसरे हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी सुविधा भी इस्तेमाल करते हैं। 2 किलोमीटर आगे जाइए मेडिकल कॉलेज, वहां एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की जिसमें 10 साल में मोदी जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज दिए, उधमपुर कठुआ डोडा। मैंने उस दिन 4 ही दिन पहले डोडा में खड़े होकर के ये जरूरत की कहने की कि वो लोग जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कम से कम इतना जमीन तो रखिए कि अपने बच्चों के इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला न देना। कहां है आपकी अंतरात्मा? मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे बच्चियां एडमिशन भी ले रहे हैं और आप कह रहे हो बना भी नहीं, और हम मासूम इसी ठगबाजी में आ जाते हैं। मोदी जी ने हमें सिखाया जहां जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति करनी है, जहां जिस चीज की खुदाई रह गई है उसकी पूर्ति करनी है, जहां पिछली सरकारों ने तवज्जो नहीं दी वो दीनी है। वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके फिर लोग। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।